ऑफ बायजूस क्लासेस। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन चैप्टर लेकर के, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 11th के सिलेबस का ये आखिरी चैप्टर। एक एक्साइटमेंट भी होगी आप में नया चैप्टर शुरू होने की और क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट होने की, राइट? चलिए कागज कलम तैयार रखिएगा और बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा। बड़ी ही खूबसूरत स्लाइड्स होंगी, मजा आ जाएगा आपको देखने में जी। चलिए फिर एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ इस चैप्टर का आगाज करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। जूनियर क्लासेस में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनलिन, एक बेसिक सी जानकारी आपको है। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा इन हार्मोन्स के बारे में। क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद कद बढ़ना बंद हो जाता है, हम सारी उम्र लंबे ही क्यों नहीं होते रहते, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये सेशन आप एंड तक देखेंगे, एक फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। एंड याद रहे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। सो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ना है जी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम भी है। हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते समय एक बात जानी थी कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में शरीर के सभी सेल्स को सेंट्रलाइज्ड वे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम्स मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो एक्शंस हैं दे आर मीडिएटेड थ्रू न्यूरॉन्स। एंडोक्राइन सिस्टम के जो एक्शंस हैं दे आर मीडिएटेड थ्रू हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम के एक्शंस क्विक हैं, तेजी से हैं। एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स के थ्रू जो काम कराना है वो नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में स्लो है। हालांकि हम देखेंगे कि भाई हार्मोन्स भी दो तरह के हैं, मुख्य रूप से स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कैटेकोलामीन्स भी होते हैं। सो प्रोटीन हार्मोन कंपैरेटिवली स्टेरॉयड हार्मोन के तेजी से काम करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, विल डिस्कस दैट। बट इन जनरल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में अंतर क्या है, दैट एक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम आर मीडिएटेड थ्रू न्यूरॉन्स, एक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आर मीडिएटेड थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती हैं और बड़े ही माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होते हैं, बड़े ही कम अमाउंट में, बट दे आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग एनॉर्मस चेंजेस। एक सेल के ऊपर जाकर के जब हार्मोन अपना असर दिखाता है तो उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। हार्मोन एक्शन में ये चीज जानेंगे। सो पहले देखते हैं जी एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जानते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड है, वो अपने आसपास के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अपना हार्मोन रिलीज कर देती है और ब्लड जो है हार्मोन को पूरे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यूज तक ले जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, इनके पास डक्ट होती हैं। सो ग्लैंड भी दो तरह के भाई, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो यहां पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड का जिक्र कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स that secretes hormones to control and coordinate various physiological processes। ठीक है जी। सो हार्मोन्स बायोकेमिकल मैसेंजर्स होते हैं। जब आप ग्लैंड कहते हैं तो ग्लैंड का मतलब क्या है? एक सिंगल सेल भी ग्लैंड हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टमक में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ी थी, याद है आपको? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड, वहां पे ऑक्जेंटिक सेल्स थे, पैराइटल सेल्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। सो जब आप ग्लैंड कहते हैं ना, इवन अ सिंगल सेल कैन एक्ट एज अ ग्लैंड, राइट जी। सो इन जनरल होता है ग्लैंड इज एनी सेल और टिश्यू विच इज सिक्रीटरी इन नेचर, जो कुछ भी सिक्रीट कर रहा है। देखते हैं जी क्या परिभाषा है ग्लैंड्स की हमारे पास। ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स, रिमेंबर दे कैन बी टिश्यूज और सेल्स ऑल्सो, which produce and release substances, जो कि बनाते हैं और रिलीज करते हैं ऐसे substances that perform a specific function in the body। लिवर भी एक ग्लैंड की तरह है, राइट जी।
हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, कई तरह के ग्लैंड्स हैं बॉडी में। एक्सोक्राइन भी हैं, एंडोक्राइन भी हैं, ग्लैंड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सो ग्लैंड शब्द की एक सिंपल तरीके से जो परिभाषा है, एनी सेल और टिश्यू विच इज सिक्रीटरी इन नेचर, जो कुछ भी सिक्रीट करे। तो ग्लैंड्स हो गई भाई दो तरह की, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है, जैसे मैं एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाऊं कि भैया ये रही डक्ट और ये है एक्चुअल में ग्लैंड। इस ग्लैंड ने जो कुछ भी बनाया है वो अपनी इस डक्ट के जरिए सिक्रीट कर रही है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड है, किडनी के पास एड्रीनल ग्लैंड है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में। ओके, चलिए जी। सो एक्सोक्राइन समझते हैं पहले क्या होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्किन का सेक्शन दिखाया गया है, यहां पे दिख रहे हैं, स्किन में बाल भी दिख रहे हैं, और स्किन में आपको यहां पे दिख रही हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि सीबम या ऑयल बनाती हैं। वैसे तो हमारी स्किन में केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, जिसके कारण स्किन हार्ड होनी चाहिए, परंतु हार्ड नहीं है। बताया था ना मैंने क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि सीबम बनाती हैं ऑयल, एंड स्वेट ग्लैंड्स जिनको सुडोरिफिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो कि स्वेट बनाती हैं, पसीना बनाती हैं, ये प्रेजेंट है। ये दोनों एक्सोक्राइन है, इनके पास डक्ट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स इनटू डक्ट्स, और वो कहां तक कैरी करेंगे उन सिक्रेशन को, वो जो डक्ट है उनकी वो कहां तक जाके खुल रही है, बॉडी कैविटी में, किसी ऑर्गन के ल्यूमेन में, जैसे स्टमक है भाई तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के ल्यूमेन में तो खुल रही हैं। आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी जैसे कि सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स हो गई, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड सुडोरिफेरस ग्लैंड्स यानी स्वेट ग्लैंड्स। ये जो सुडोरिफेरस वर्ड है ना, स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम है। सुडोरिफिक ग्लैंड्स या सुडोरिफेरस ग्लैंड्स, एंड सेबेशियस ग्लैंड्स यानी ऑयल ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स आल्सो, मैमरी ग्लैंड्स, द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ये सभी क्या है, एक्सोक्राइन है। इसके अलावा टीयर ग्लैंड्स आल्सो, आंसू जो बनाती हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स जिन्हें कहते हैं। सो इवन द टीयर ग्लैंड्स एंड इवन द सलाइवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत ही आ जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स, ये सभी एक्सोक्राइन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब आ गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, एंडोक्राइन वर्ड का मतलब होता है आई सेपरेट विद इन, एंडो अंदर, क्राइन सेपरेट होना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनमें डक्ट्स नहीं पाए जाते। तो आप कहेंगे अगर डक्ट नहीं है तो उनका सिक्रीशन कहां जाएगा? हर सेल के आसपास बाहर की तरफ तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वहां पे रिलीज होगा पहले वो हार्मोन, वहां से जो ब्लड वेसल्स आ रही होंगी, जो वेन वहां से जा रही है ब्लड लेकर के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन अपने साथ वो सिक्रीशन को ले जाएगी, मतलब हार्मोन को ले जाएगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को ही हार्मोन्स कहते हैं। दे आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, यहां पे ध्यान रखो, क्या आर्टीरियल ब्लड में हार्मोन रिलीज होगा या वेनस ब्लड में? यस, द आंसर विल बी वेनस ब्लड। क्यों भाई? किसी भी ऑर्गन से जो ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले जाती है उसको वेन ही तो कहते हैं। तो वेनस ब्लड में जाएगा हार्मोन, फिर ब्लड के जरिए पूरे शरीर में फैल जाएगा, और कहां जाके अपना असर दिखाएगा? जिस पर्टिकुलर सेल या टिश्यू के पास उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स हैं, है ना, रिसेप्टर्स होने चाहिए तभी तो वो हार्मोन अपना असर दिखाएगा। Substances secreted by endocrine glands are called hormones. So अगर हमें डिफाइन करना हो, what are hormones? Hormones are biochemical messengers. मैसेज तो कैरी कर रहे हैं। Biochemical messengers which are produced by endocrine glands. Hormones को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड भी, लिम्फ भी, एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी। ब्रेन के जो न्यूरो हार्मोन्स हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उन्हें सर्कुलेट करता है। यह हमने फंक्शंस में भी पढ़ा था सीएसएफ के। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सब एरेक्नोइड स्पेस, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड,
इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ न्यूरो हॉर्मोन्स। ठीक है जी। ये देखिए आपको दिखाया गया है यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये एडीएच हार्मोन है ना, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने जितनी होती है, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी है। अगर आपको याद हो, जब हमने ब्रेन पढ़ा था, डायंसेफेलॉन पढ़ा था फोर ब्रेन में, तो वहां पिट्यूटरी ग्लैंड भी बताई थी ना। सो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी है पिट्यूटरी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। व्हाट आर हॉर्मोन्स? अगर हमें परिभाषा देनी हो हॉर्मोन्स की, बायोकेमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। हार्मोन के रिलीज होने के लिए एक स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है। हार्मोन्स का आपस में फीडबैक मैकेनिज्म भी है। एक ग्लैंड ने हार्मोन बनाया, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ब्लड में रिलीज हो गया, टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करा, वहां से कोई हार्मोन रिलीज हुआ, वापस आकर के उसने अपने ही सिक्रीशन को रेगुलेट करा। तो ये फीडबैक लूप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल्स। हार्मोन्स की डेफिनेशन, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट, वेरी माइन्यूट अमाउंट में। मान लो अगर आपको 1 ग्राम ग्रोथ हार्मोन चाहिए हो, मान लो अगर हमें शीप से लेना है, तो शायद आपको 1 मिलियन शीप की पिट्यूटरी ग्लैंड लेकर के उसमें से 1 ग्राम जो है वो ग्रोथ हार्मोन निकल पाए। इतने कम अमाउंट में होता है ग्रोथ हार्मोन बॉडी में, बट इट इज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग एनॉर्मस चेंजेस इन योर बॉडी, राइट। चलिए आगे देखते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स इंक्लूडेड है। कुछ ग्लैंड्स तो प्योरली एंडोक्राइन है भाई, कुछ ऐसी भी होती है जिन्हें हम हेट्रोक्राइन कहते हैं। जैसे पैनक्रियास के बारे में आपने पढ़ा होगा, पैनक्रियास के पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, पैनक्रियास के पास एंडोक्राइन पार्ट भी है, तो ये मिक्स्ड टिश्यू हो गया ना। ऐसा ही टेस्टिस एंड ओवरीज में भी है। टेस्टिस जो है उनका एंडोक्राइन फंक्शन भी है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस का एंडोक्राइन फंक्शन है मेल सेक्स हार्मोन्स बनाना, जैसे टेस्टोस्टेरोन, और साथ के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन भी। तो ये मिक्स्ड टिश्यू हो गए ना। द सेम अप्लाइज टू ओवरीज। फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ओवरीज, उनका एंडोक्राइन फंक्शन भी है फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाना, ईस्ट्रोजन्स, एंड साथ के साथ oogenesis, ओवा प्रोडक्शन। सो ऐसा पैनक्रियास में भी हमने देखा। एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाटिक एसिनाई या एसिनर सेल्स, जो कि बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, डाइजेस्टिव ज्यूसेस। पैनक्रियास का एंडोक्राइन सेल्स याद है आपको, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, हार्मोन्स पैनक्रियास के, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ग्लैंड्स तो प्योरली एंडोक्राइन है, जैसे पाइनियल ग्लैंड पढ़ेंगे हम, थायराइड ग्लैंड है, देन पैनक्रियास हेट्रोक्राइन ग्लैंड हो गया, है ना। गोनाड्स, मेल गोनाड्स आर टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड्स आर ओवरीज। गोनाड शब्द का मतलब होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट जी। हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड, एड्रीनल। इसके अलावा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी एंडोक्राइन सेल्स फैले हुए हैं, इंटेस्टाइन में भी हैं, ड्यूडेनम में हैं, जो कि कुछ हार्मोन्स बना रहे हैं। स्टमक में भी आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रिन हार्मोन, है ना। सो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते समय भी ये बात मैंने बताई थी, DES, योर एलिमेंट्री कैनाल इज DES, डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बॉडी। डिफ्यूज्ड इसलिए कि हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स पूरे सिस्टम में फैले हुए हैं और उनका सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल नहीं है। एक एक करके हम सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे। नाउ मास्टर कंट्रोल सेंटर है जी आपका हाइपोथैलेमस। पहले माना जाता था कि पिट्यूटरी जो है वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को खुद को रेगुलेट करने वाला हाइपोथैलेमस है। क्या आपको याद है हाइपोथैलेमस का लोकेशन? याद कीजिए, ब्रेन के 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन को एनसेफेलॉन कहा था, प्रोसेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोसेंसेफेलॉन है फोर ब्रेन, जिसमें हमने पढ़ा था सेरिब्रम यानी टीलेंसेफेलॉन, उसके अलावा ऑल्फैक्टरी लोब्स, राइनेंसेफेलॉन, एंड एक तीसरी चीज थी डायंसेफेलॉन। मैंने कहा था डायंसेफेलॉन को इमेजिन कीजिए जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं वो डायंसेफेलॉन है, उसकी जो फ्लोर है रूम की
दैट इज हाइपोथैलेमस, और जो उस रूम की कैविटी है दैट इज थर्ड वेंट्रिकल और डायोसील, जो रूम की रूफ है दैट इज एपिथैलेमस, और जो चार दीवारें हैं दे आर थैलामाई। थैलामाई आर द रिले सेंटर्स, दे रिले सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट दैट ऑफ स्मेल। सारी बातें नर्वस सिस्टम में पड़ी हैं। एपिथैलेमस वो जो रूफ है उसके साथ पाइनियल ग्लैंड अटैच्ड है, पीनियल भी बोल देते हैं। हाइपोथैलेमस जो फ्लोर है डायंसेफेलॉन का, या थर्ड वेंट्रिकल का भी तो फ्लोर ही बना ना, थर्ड वेंट्रिकल कैविटी है तो कैविटी का भी फ्लोर ही बना वो। So hypothalamus forms the floor of the diencephalon and it is a very very important structure, highly vascular. यहीं पे आपका हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सैटिटी सेंटर, इमोशनल रिएक्शंस, लिबिडो, सेक्स ड्राइव, कितनी सारी चीजें हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, बॉडी का टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस के पास ही खास तरह के न्यूरॉन्स हैं जो कि न्यूरो हार्मोन्स बनाते हैं। कुछ न्यूरो हार्मोन्स का जिक्र मैंने करा था, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस में बनने वाले न्यूरो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। दो न्यूरो हार्मोन्स ऐसे हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जो एज इट इज जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं और वहीं से रिलीज होते हैं। राइट? सबका जिक्र करेंगे वन बाय वन। चलिए जी, हाइपोथैलेमस का लोकेशन, it is found at the base of diencephalon. Yeah, it is forming the floor of the third ventricle. Right जी? Hypothalamus. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस में कुछ खास तरह के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं। ऐसे न्यूरॉन्स जो हार्मोन्स बना रहे हैं ना, उनको न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कह देते हैं। उन हार्मोन्स की सेल बॉडी के कलेक्शन बन जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियाई कह देते हैं। These cells are also called nuclei. आपको याद है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ऐसे सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स हैं, एक एक्सॉन है। सो जहां भी कहीं ये सेल बॉडीज का कलेक्शन हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज इज कॉल्ड न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बताया आपको ये मैंने पहले भी। और ऐसा कोई भी कलेक्शन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है तो क्या कहते हैं? गैंग्लिया। गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाए हैं, जब भी कभी मैं कहूं ना हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाए, तो आप समझ जाना हम इन खास तरह के न्यूरोसिक्रीटरी न्यूरॉन्स का जिक्र कर रहे हैं जो कि न्यूरो हार्मोन्स बनाते हैं। ये है जी हमारा हाइपोथैलेमस। ये रहा हाइपोथैलेमस का न्यूरोसिक्रीटरी सेल। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। और गौर कीजिए, हाइपोथैलेमस के ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हार्मोन्स बना रहे हैं। दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो न्यूरॉन्स के जरिए ही, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। और वो दो न्यूरो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन, नाम याद हो जाने चाहिए आपको साथ के साथ, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम याद है आपको? जब हमने एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ा था उसमें जिक्र किया था एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। याद है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन। सो ये दोनों न्यूरो हार्मोन्स हैं। बनते कहां हैं? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में। स्टोर कहां होते? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बाकी के जो जैसे हमने ग्रीन कलर से आपको दिखाए हैं न्यूरॉन्स, ये हार्मोन्स बना के ब्लड वेसल्स में डाल रहे हैं सीधा। नीचे ब्लड वेसल्स का जाल दिख रहा है ना। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में पोर्टल सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम होता है। चलिए जी, पढ़ें आगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, आप उन्हें न्यूरो हार्मोन्स भी कह सकते हैं, that stimulates or inhibits hormone production in the anterior lobe of pituitary। ये ध्यान रखना, ये बात पोस्टीरियर पे लागू नहीं होगी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो दो हार्मोन जाके स्टोर हो जाते हैं। बाकी के जो न्यूरो हार्मोन्स हैं
वो पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। मान लीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन बनाना है, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन GH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहेगी कि भाई हाइपोथैलेमस, तुम मुझे स्टिमुलेटरी मैसेज भेजो कि मैं ये हार्मोन बनाऊं। तो हाइपोथैलेमस कहेगा ओके, मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। पूरा नाम याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। किसने बनाया? हाइपोथैलेमस ने। ये कहां पे पहुंचा? एंटीरियर पिट्यूटरी तक, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने इसके रिस्पॉन्स में ग्रोथ हार्मोन बनाया। ये तो हो गया रिलीजिंग फैक्टर। इनहिबिट करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। जब हाइपोथैलेमस ये चाहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अब ग्रोथ हार्मोन ना बनाए, तो हाइपोथैलेमस कहेगा मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। ध्यान दीजिए, यहां पे RIH लिखा है मैंने, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि एक न्यूरो हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि बस अब तुम ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद करो। तो स्टिमुलेट भी कराएगा, इनहिबिट भी कराएगा, दोनों बातें इन जनरल। ये तो हो गया ग्रोथ हार्मोन के लिए। ऐसा ही एंटीरियर पिट्यूटरी और भी कई हार्मोन्स बनाती है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो इनके लिए भी हाइपोथैलेमस अपने स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी दोनों फैक्टर्स भेजता है। यही बात यहां पे लिखी है। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने जो बनाए, दे स्टिमुलेट एंटीरियर लोब सिक्रीशन, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स, दे इनहिबिट द एंटीरियर लोब सिक्रीशन। एंटीरियर लोब, यहां पे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को रेफर कर रहा है। सो एक सिंपल से फ्लो डायग्राम के जरिए समझाया गया है। हाइपोथैलेमस, RH एंड IH। RH मतलब रिलीजिंग हार्मोन, IH मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है जी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जा रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स बना रही है। कई तरह के हार्मोन्स होंगे, वो हम देखेंगे, और वो हार्मोन्स जाके टारगेट ऑर्गन्स पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक बात समझ आई। हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी अटैच्ड है, और जो अटैच कर रहा है स्ट्रक्चर उसे, पिट्यूटरी इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिब्यूलर स्टेम। जो स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलर स्टेम या पिट्यूटरी स्टॉक, STALK, पिट्यूटरी स्टॉक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स reach pituitary gland through a portal circulatory system. Portal circulation, मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते समय। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का दूसरा नाम है। लेट मी मेक इट क्लियर। हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफाइसिस में आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाइपोफाइसिस इज द अदर नेम फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफाइसिस के बीच में ब्लड वेसल्स का एक इंट्रिकेट कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, या सादी भाषा में सिंपली हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। राइट। हाइपोथैलेमस का जो वेनस ब्लड है डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाता। हाइपोथैलेमस अपना वेनस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हाइपोथैलेमस ने अपने न्यूरो हार्मोन्स डाले हैं, वो वेनस ब्लड हाइपोथैलेमस पहले देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूरो हार्मोन्स हैं, डायरेक्टली हमें उसे हार्ट तक नहीं पहुंचाना। हाइपोथैलेमस ने कहा पिट्यूटरी, पहले मैं अपना सारा ब्लड तुम्हारे पास भेज रहा हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें न्यूरो हार्मोन्स भेजे हैं मैंने, वो न्यूरो हार्मोन्स तुम्हारे काम के हैं और तुम्हारी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे। सो ये फायदा है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम का। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस से बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। आपको नाम बड़े बड़े लग सकते हैं, लेकिन याद तो रखने पड़ेंगे भाई। माई न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा स्पेशलाइजेशन इसी में है। राइट, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था ये टॉपिक, तो मैंने सोचा इसी में आगे रिसर्च करनी चाहिए। राइट। हाइपोथैलेमस क्या क्या बना रहा है जी? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। अब लिखते जाएंगे आप,
कागज कलम रखिए तैयार और एक एक नाम लिख लो, जितनी बार लिख लोगे उतनी बार अच्छे से याद हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन, जिसको हम पीटोसिन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। देन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH भी कह देते हैं भाई, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास और इंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि भैया तुम थायरोट्रोपिन रिलीज करो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही दूसरा नाम है, तुम वो रिलीज करो। राइट जी। ऐसे ही CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास CRH और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि तुम ACTH हार्मोन बनाओ। एक हार्मोन ने दूसरी ग्लैंड से जाके एक और हार्मोन रिलीज करवाया, सो पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में बनाएगी ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। सो देखिए कितनी खूबसूरती से नेचर ने बनाया है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर एड्रीनल से हार्मोन रिलीज हुआ। मैंने कहा था ना, एक एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। gonadotropin releasing hormone, we write it this way, gonadotropin releasing hormone, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके कहेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी तुम गोनाडोट्रोपिन्स बनाओ। पिट्यूटरी कहेगी दो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, LH एंड FSH। फुल फॉर्म्स याद रखनी है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है जी, वो दोनों गोनाडोट्रोपिन्स हैं क्योंकि उनका टारगेट ऑर्गन गोनाड्स है, टेस्टिस या ओवरीज। देन हाइपोथैलेमस ने बनाया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं इसे, ये ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, PRF, देन प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी फैक्टर, इट इज मेनली डोपामीन, जो पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन को डाउन करता है। ठीक है जी। नाउ जैसे मैंने कहा था ना थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ऐसे ही थायरोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, इसी का काउंटर पार्ट थायरोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, देन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, देन गोनाडोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। क्योंकि हाइपोथैलेमस अगर स्टिमुलेटरी फैक्टर भेज रहा है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इनहिबिटरी फैक्टर भी भेजेगा ताकि एक तालमेल बना रहे। अदरवाइज तो पिट्यूटरी लगातार अपना काम करे जाएगी, हार्मोन बनाए जाएगी, लेकिन हाइपोथैलेमस को तो उसे कंट्रोल करना है ना कि भाई तुम बियॉन्ड द लिमिट कोई भी हार्मोन ना बनाओ। किसी भी हार्मोन का ज्यादा सिक्रीट होना भी नुकसानदायक है, कम सिक्रीट होना भी नुकसानदायक है। राइट। चलिए, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या वाकई में ही ये अब भी मास्टर है? पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता था, बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता था, लेकिन अब हमें पता है कि पिट्यूटरी स्वयं रेगुलेटेड है हाइपोथैलेमस के जरिए और हाइपोथैलेमस अपने टारगेट ग्लैंड्स के जरिए रेगुलेटेड है। पिट्यूटरी इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। व्हाट इज दैट स्टॉक कॉल्ड? It is called infundibular stem. थोड़ी देर पहले भी तो बताया था, लिखा था आपने? नहीं लिखा था तो दोबारा लिखिए, infundibular stem और pituitary stalk. राइट? आपको क्रेनियल बोन्स याद है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड। स्फिनॉइड बोन याद आई? मैंने बताया था ना, स्फिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है सेला टर्सिका, उस डिप्रेशन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इट्स द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट? मटर के दाने जितनी होती है, इट्स द साइज ऑफ द पी सीड। सो इट्स लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका ऑफ कौन सी बोन? स्फिनॉइड बोन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स बटरफ्लाई शेप्ड बोन ऑफ क्रेनियम, स्फिनॉइड। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। प्रेगनेंसी के टाइम पे पिट्यूटरी का साइज बड़ा हो जाता है फीमेल्स में, क्योंकि पिट्यूटरी में जो प्रोलैक्टिन बनाने वाले सेल्स हैं, लैक्टोट्रॉफ्स, उनका नंबर बढ़ जाता है। सो साइज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखिएगा। पिट्यूटरी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एनाटॉमिकली आप इसे दो भागों में बांट सकते हैं। सादी भाषा में कह देते हैं जी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी लोब,
एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी का ही टेक्निकल दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। देखो, हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी का नाम है ही, एडिनो वर्ड आगे लगा देना, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है जी, सादी भाषा में एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी भी होता है, जो कि ह्यूमंस में इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। जब एक फीटस मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है तब उसकी इंटरमीडिएट लोब होती है। जैसे जैसे फिर डेवलपमेंट प्रोसीड करती है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ही मर्ज हो जाती है वो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी भी। राइट, चलिए नेक्स्ट पहले जिक्र कर लेते हैं जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का। मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन, इट ओनली स्टोर्स टू हार्मोन्स। ये स्टोर करती है दो हार्मोन्स को, वो दो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बनाते हैं। कौन से दो न्यूरो हार्मोन्स थे? बार बार जिक्र किया था मैंने, कैन यू टेल मी द नेम्स? एक वो हार्मोन जिसको बर्थ हार्मोन भी कहा था मैंने, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा था, यस, ऑक्सीटोसिन, एंड दूसरा वेसोप्रेसिन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देयर आर द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। हाइपोथैलेमस के वो जो खास तरह के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, वो अपने एक्सॉन्स के जरिए हार्मोन बना के भेजते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक। ये बड़ी याद रखने वाली बात है। हम जनरली कहते हैं कि न्यूरॉन्स का काम होता है नर्व इंपल्सेस कैरी करना, जरूरी नहीं है। कुछ न्यूरॉन्स हमारे हाइपोथैलेमस में स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहलाते हैं, न्यूक्लियाई जो मैंने कहा था आपको। और वो जो न्यूरो हार्मोन्स बना रहे हैं, वो न्यूरो हार्मोन्स को उनका एक्सॉन कैरी करेगा। तो एक्सॉन का काम केवल इंपल्स को आगे कंडक्ट करना नहीं है, हार्मोन्स भी कैरी कर रहा है वो। ठीक है, याद रखना, ये कभी फंक्शंस ऑफ एक्सॉन्स पूछें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हाइपोथैलेमस के खास तरह के न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो कि हार्मोन्स भी कंडक्ट करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट, दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन बनाए हाइपोथैलेमस ने, स्टोर करे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने। ठीक है, और वो रिलीज होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही। वेरी इंपॉर्टेंट, posterior pituitary does not synthesize hormones। synthesize नहीं कर रही, स्टोर कर रही है। it only stores and secrete, रिलीज हो जाएंगे वहां से हार्मोन्स synthesized by hypothalamus। क्लियर है जी? राइट, ये रही posterior pituitary। और ये देखिए ग्रीन ग्रीन कलर वाले ये जो एक्सॉन्स हैं, ये कैरी करके ला रहे हैं अपना हार्मोन और फिर वो वहां पे स्टोर्ड रहेगा। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, ये रहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से बनके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचे, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। याद रहेगा, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। चलिए पहले जिक्र करते हैं ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी कहते हैं। आपको नाम से अंदाजा लग रहा होगा कि अगर हमने बर्थ हार्मोन कहा है तो चाइल्ड बर्थ फैसिलिटेट करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तभी प्रेजेंट होगा जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई और बेबी की डिलीवरी होने वाली है, नहीं। हार्मोन्स हर समय प्रेजेंट होते हैं लेकिन लेवल अप डाउन होता रहता है। प्रेगनेंसी की एडवांस्ड स्टेजेस में धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ने लगता है, लेबर पेन्स शुरू होते हैं, फिर पार्चुरेशन होता है, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी। वो हम क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन होता है एक्चुअल में। So oxytocin is released during and after the childbirth by the mother। उससे पहले प्रेजेंट है, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी होगा ऑक्सीटोसिन, बहुत कम अमाउंट में होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्या ऑक्सीटोसिन मेल्स में होता है? देखो, रोल तो हम उसका चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो यानी क्या सिर्फ फीमेल्स में होता है? नहीं, ऑक्सीटोसिन इज प्रेजेंट इन मेल्स ऑल्सो, बट इट्स इफेक्ट्स आर नॉट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना, वो मैटरनल बिहेवियर भी इंड्यूस करता है। मदर की जो बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, मातृत्व का एहसास जो है, वो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों ही कराते हैं। ऑक्सीटोसिन मिल्क के रिलीज के लिए है, बच्चे के जन्म के लिए भी है, और प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए है। बायोलॉजिकली तो ये दोनों रोल्स ही फीमेल के हैं,
टू फीड द बेबी एंड टू गिव बर्थ टू द बेबी। लेकिन ऑक्सीटोसिन मेल में भी होता है और इवन प्रोलैक्टिन भी मेल में होता है। सो ऐसा कई रिसर्च हुई है जिससे ये प्रूव हुआ है दैट ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग पैटर्नल बिहेवियर ऑल्सो। फादर का जो अटैचमेंट है बच्चे के साथ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और मदर के अटैचमेंट के लिए भी है। बट नो डाउट मदर का जो है वो इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के साथ ज्यादा रहता है, बायोलॉजिकली भी इसके रीजंस हैं। ओके जी, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्रस एंड ब्रेस्ट, राइट। यूट्रस पे एक्ट करके क्या कर रहेगी आप देख रहे हैं जी। ये हम स्टेज 1 देखते हैं एक पार्चुरेशन की, जिसमें आपने क्या देखा दैट द बेबीज हेड इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आना चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कई बार ऐसा नहीं भी होता, तब हमें सिजेरियन सेक्शन सीएस करना पड़ता है ना। नाउ यूट्रस पे एक्ट करके क्या करता है ऑक्सीटोसिन, इट स्टिमुलेट्स यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए लेकिन फिर भी फीमेल में कोई विजिबल साइन नहीं है कि लेबर पेन्स शुरू हो और बच्चे का जन्म हो। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर्स, आर्टिफिशियली हमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करना पड़ता है, ड्रिप लगानी पड़ती है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है शरीर में ब्लड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म इंट्रोड्यूस करो ताकि लेबर इंड्यूस हो सके, लेबर पेन्स यानी कि बच्चे का जन्म हो सके। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अगर हमें आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस करनी है एक फीमेल में जिसमें प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म इंजेक्ट करेंगे। स्टेज 2 में आप देखिए बच्चे का सिर बाहर आ रहा है जी और यहां पे क्या है, द कंप्लीट बेबी इज आउट। हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लंप लगा के काट दिया है एंड प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का कुछ हिस्सा अभी यूट्रस में है, जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो भी एक्सपेल आउट हो जाएगा। आने वाले सेशंस में आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, ये सब हमने पढ़ना है। बस फिलहाल याद रखना है ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। नाउ पूरा मैकेनिज्म आपके सामने दिखाया गया है कि बच्चे का जन्म किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, towards the later stages of the pregnancy, baby pushes against the cervix and uterus. Now, बच्चा जो है यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है। टुवर्ड्स लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस रोटेट्स और बच्चे का सिर जो है आके यूट्रस पे जो सर्विक्स है वहां पे एडजस्ट हो जाता है। बच्चे का जो सिर है वो सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स वो मैसेज हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया, वहां से रिलीज हुआ, फिर ऑक्सीटोसिन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यूट्रस पे एक्ट करा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हुए। तो ये ना पूरा एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो इनिशिएट हो जाता है एंड फाइनली दीज कॉन्ट्रैक्शंस बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, दे इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एंड दे पुश द बेबी आउट। लिखा है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द यूट्रस एंड सर्विक्स वो एक तरह से सेंसर का काम करते हैं। ठीक है जी, लिख लेते हैं, यहां पे अंडरलाइन कर देते हैं, ये रहा सेंसर। हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल की तरह इस सेंसर ने न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेज दिया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन बढ़ाया और पिट्यूटरी तक भेजा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज करा। यूट्रस में स्मूथ मसल्स होते हैं, आपने पढ़े ना, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीटोसिन यूट्रस तक पहुंचा, यूट्रस के मसल्स इफेक्टर ऑर्गन की तरह। ठीक है जी, बेबी पुशेस मोर अगेंस्ट द यूट्रस एंड सर्विक्स, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह हो गया था। एक बार जाके ऑक्सीटोसिन एक्ट करा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बच्चे के सिर को और दबाव महसूस हुआ, वापस प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पे लगा, फिर मैसेज हाइपोथैलेमस तक गया, फिर ऑक्सीटोसिन आया। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म इनिशिएट हो जाता है। ये पॉजिटिव साइन दिखाया हुआ ना यहाँ पे कि एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया। There is inhibition of production of oxytocin which occurs after the childbirth. जब बच्चे का जन्म हो गया तो फिर सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर ऑक्सीटोसिन जो है वो अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। एकदम से कोई हार्मोन शूट अप या शूट डाउन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। नाउ ऑक्सीटोसिन को ही मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन तो कहते ही हैं, एक और नाम मिल्क इजेक्शन hormone. It is also called milk let down factor. Let me write that also. आप भी नोट करेंगे, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। Oxytocin is also called milk let down factor. इसका मतलब है ये मिल्क का रिलीज करवाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन
फीमेल में मैमरी ग्लैंड्स जो हैं वहां पे जाकर के मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उन पे एक्ट करता है और रिलीज ऑफ मिल्क होता है। बेबी सक्लिंग एट द निपल्स ऑफ द मदर। नाउ होता क्या है, बच्चे के जन्म के बाद द बेबी हैज टू फीड ऑन द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर। जब बच्चा सक्लिंग करता है, मिल्क को सक करता है, वो जो मैकेनिकल स्टिमुलस है निपल्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, वो पहुंचता है हाइपोथैलेमस तक। रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट दे आर एक्टिंग एज सेंसर। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी तक मैसेज पहुंचा और वो कंट्रोल सेंटर है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, इट ट्रिगर्स द मिल्क इजेक्शन। इफेक्टर क्या है? मेमरी ग्लैंड्स। मोर सक्लिंग ऑफ द ब्रेस्ट बाय द बेबी, दैट विल बी अ स्टिमुलस। ठीक है जी। सो दैट मीन्स मैकेनिकल स्टिमुलस प्रोवाइडेड ऑन द निपल्स ऑफ द मदर इज अनदर स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। बच्चे का जन्म होने के बाद ऑक्सीटोसिन लेवल थोड़ी देर के लिए डाउन गया, फिर से अप होना कब शुरू हो जाएगा? व्हेन द बेबी इज सक्लिंग ऑन द निपल्स ऑफ द मदर, बिकॉज ये भी एक रिफ्लेक्स की तरह है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि बच्चा जब मदर की मेमरी ग्लैंड्स पे फीड करेगा तभी मिल्क रिलीज होगा। इवन द साइट और साउंड ऑफ द क्राइंग बेबी, बच्चा अगर रो रहा है, वो भूखा है, मदर की जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, उससे भी ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। राइट जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन की कहानी पूरी हो गई। ऑक्सीटोसिन के बारे में क्या क्या जाना? मिल्क इजेक्शन हार्मोन, बर्थ हार्मोन, मिल्क लेट डाउन फैक्टर। बच्चे के जन्म के लिए है, पार्चुरेशन के समय पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, और जब बच्चा फीड कर रहा है मेमरी ग्लैंड्स पे तो वहां से मिल्क को रिलीज करवाने के लिए। मिल्क रिलीज के लिए ऑक्सीटोसिन है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन है। ये ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन इज फॉर प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन इज फॉर रिलीज। चलिए जी, हाइपोथैलेमस का ही एक दूसरा न्यूरो हार्मोन वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन से मतलब है ब्लड वेसल्स पर इसका एक प्रेसिंग इफेक्ट है, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, याद रखना, तभी इसको वेसोप्रेसिन कहा गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप याद कीजिए, हमने जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में, जब हमने ये जाना था कि भाई ह्यूमन यूरिन जो है जनरली इट इज 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड देन प्लाज्मा, वहां एडीएच का रोल बताया था। कैसे एडीएच हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इट मेक्स द यूरिन हाइपरटोनिक, ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाता है यूरिन को। लिखा है ना, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। कैसे? इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द नेफ्रॉन्स। इसके रिसेप्टर्स कहां हैं? its receptors are present on DCT, distal convoluted tubule, and collecting duct of nephrons। वहां पे इसके रिसेप्टर्स हैं, पानी का रीअब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देता है ताकि यूरिन कैसा हो जाए, ये यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है, हाइपरटोनिक यूरिन, याद रखना है। ऑस्मोलैरिटी याद है, 1200 मिली ऑस्मॉल्स। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मॉल्स। Its production is controlled by changing levels of substances in the plasma। भाई नॉर्मली जो हम यूरिन बनाते हैं हाइपरटोनिक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म है डाइल्यूट यूरिन बनाने का भी और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पानी कितना ज्यादा पिया है। एक्सेस वाटर इनटेक अगर हम कर लेंगे, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी चेंज हो गई है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं। अकॉर्डिंगली एडीएच का प्रोडक्शन डाउन चला जाएगा और फालतू पानी यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। यहां पे आपको क्या दिखाया गया है? किडनीज दिखाई गई हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का टारगेट ऑर्गन किडनी के नेफ्रॉन्स हैं। किडनी के ऊपर ये जो येलो कलर स्ट्रक्चर है ये एड्रीनल। ठीक है। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट इज प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। एंटी डायूरेटिक कहा ना, इट इज प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। डायूरेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। राइट, चलो जी आगे देखें। नाउ याद कीजिए कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में भी पढ़ी थी ये बात हमने। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, मान लो पानी बहुत कम पिया है, फ्लूइड लेवल कम है, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस दे आर एक्टिंग एज सेंसर। ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, हाइपोथैलेमस तक भी गया प्लाज्मा, प्लाज्मा में से इस चीज को डिटेक्ट कर लिया हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स ने।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज मिल गया कि भाई तुम जल्दी से एडीएच ज्यादा रिलीज कर लो, शरीर में पानी की कमी है, यूरिन में ज्यादा पानी पास आउट ना होने दो, एंटी डायूरेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दो. सो देयर विल बी इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनीज. डायूरेसिस प्रिवेंट हो गया ना, ब्लड का वाटर वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाएगा. शरीर के पास ये मैकेनिज्म है. और इसका उल्टा होता, अगर ज्यादा पानी पिया होता, प्लाज्मा बहुत डाइल्यूटेड है, तो रिवर्स मैकेनिज्म हो जाता कि एडीएच सिक्रीट करो, राइट जी, और एडीएच सिक्रीट जो है वो ना करो. अगर प्लाज्मा में बहुत ज्यादा पानी है तो फिर तो पानी बाहर जाना चाहिए ना. ठीक है, समझ गए ना आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, राइट जी. चलिए आगे देखें. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो अभी तक हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेन हार्मोन्स पढ़ लिए, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, जो बनते तो हाइपोथैलेमस में है लेकिन स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी के सभी न्यूरो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में बन के एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके एक्ट करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स बनाती है. नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी का अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं जी जरा गौर से. एंटीरियर पिट्यूटरी में दो पोर्शंस हैं, देयर इज पार्स डिस्टालिस एंड देयर इज पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, ओवरऑल अगर हम पिट्यूटरी की बात करें ना, सो पिट्यूटरी में देयर इज पार्स ट्यूबरालिस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. पार्स डिस्टालिस जो है दैट इज व्हाट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी. ओके, in humans the pars intermedia is almost merged with pars distalis. मैंने आपको ये बात बताई थी ना, इफ यू रिमेंबर, कि जब एक एम्ब्रियो, एक फीटस डेवलप हो रहा है तो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, जिसको पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं, वो एक सेपरेट लोब की तरह है. लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करती है ना, वो फ्यूज कर जाती है उसके साथ. इंटरमीडिएट लोब का एक हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच या इंटरमेडिन. ह्यूमंस में उसे वेस्टिजियल हार्मोन कहा जाता है. बाकी जानवरों में जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, मेलानिन पिगमेंट का फैलाव करता है कलर चेंज के लिए. ह्यूमंस में स्किन कलर चेंज इस तरीके से नहीं होता है. क्लियर है जी. नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी के ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एक कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने, ये नाम आपको याद रखने हैं. कौन सा है जी? नंबर 1 प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन. नंबर 2 इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में GH भी कह देते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमेटोट्रोपिन, ग्रोथ के लिए. ये एक ऐसा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है जिसके रिसेप्टर्स पूरे शरीर के सेल्स में पाए जाते हैं. सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन, इट इज फॉर ग्रोथ. LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मेल में भी है फीमेल में भी है, इसे गोनेडोट्रोपिन कहते हैं. दो गोनेडोट्रोपिन होते हैं, LH एंड FSH. ये नाम अच्छे से याद कर लेना. ये चैप्टर में अब जो बातें आने वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास 12th का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो चैप्टर नंबर 2 है, सबसे पहला क्लास 12th में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे ना, तो ध्यान रखना ये हार्मोन्स का वहां पे डिटेल्ड रोल आएगा. तो ये आपको याद होने चाहिए. LH क्या है, FSH क्या है. LH और FSH गोनेडोट्रोपिन्स है. LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोपिन्स इसलिए कहा, ये दोनों गोनैड्स पे एक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पे, टेस्टिस एंड ओवरीज पे. मेल में भी LH FSH है, फीमेल में भी LH FSH होते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जो ये कंट्रोल कर रहे हैं. स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिस का हार्मोन प्रोडक्शन, ओवरी में ओवा प्रोडक्शन, ओवेरियन हार्मोन प्रोडक्शन, ये दोनों ही रेगुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई थायराइड तुम अपना हार्मोन रिलीज करो. राइट, थायराइड के हार्मोन्स क्या हैं? थायरोक्सिन है, T3 T4 हम पढ़ेंगे. देन अनदर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक, नाम से अंदाजा लग रहा है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन पे एक्ट करेगा. ये वाला जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, ये जाके एक्ट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, और इसके रिस्पॉन्स में एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड अपने हार्मोन्स बनाती है, जो हम पढ़ेंगे आगे एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में. ठीक है, सो एंटीरियर पिट्यूटरी के इन सभी हार्मोन्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए. आने वाले सेशंस में हर हार्मोन का फंक्शन डिस्कस करेंगे, हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे
कि भाई ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाता है तो गाइगेंटिज्म, हाइट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो जाएगी अगर चाइल्डहुड में ज्यादा हो जाता है ना। और अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रह जाता है चाइल्डहुड में तो हाइट बहुत छोटी रह जाएगी, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। हार्मोन्स का कम होना भी नुकसानदायक है और हार्मोन्स का ज्यादा होना भी नुकसानदायक है। हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन दोनों ही खतरनाक है। जानेंगे आने वाले सेशंस में हार्मोन्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में। जितना आज आपने पढ़ा है इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट, चलिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, बाय।